सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं मनीष शर्मा जो सेकंड पेपर यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित केवल जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा और अलग अलग विषयों के जो अध्यापक रहेंगे, विशेषज्ञ रहेंगे, वो आपको अपने अपने विषय से संबंधित जो बातें रहेंगी उससे अवगत करवाते रहेंगे। सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पेपर में पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और संविधान आता है। और इस सेकंड पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन माना जाता है सोशल जस्टिस को माना जाता है। और जो सामाजिक न्याय है, इस सामाजिक न्याय की भूमिका को बच्चा अनदेखा कर देता है। अगर आप 4 से 5 वर्षों के पेपर को आप निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज अगर आप 2015 से लेकर के 2020 तक जाएंगे तो जस्टिस के जो क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के जो क्वेश्चन है, 250 नंबर में से आपको बता दें 75 नंबर की भूमिका रहती है। ध्यान से सुनिए। जैसे सोशल, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, तो मित्रों यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसके अंदर शिक्षा ही ले लेते हैं, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा के बारे में आज जो पहली वीडियो आपके सामने आ रही है, इसके बाद भी एक लंबी सीरीज है, आप देख सकते हैं। फिलहाल बिना समय बर्बाद किए हुए हम शिक्षा के बिंदु पर आ जाएं। एजुकेशन की अगर बात करते हैं, भारत आज़ाद हुआ 1947 में और आज़ाद होने के तुरंत बाद अगले वर्ष 1948 में नेहरू कैबिनेट ने निर्णय लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा सुधार हेतु आयोग का गठन किया गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु आयोग का गठन किया गया। और इसी आयोग की अध्यक्षता में ही आप यूजीसी का नाम कई बार आपने सुना होगा कि यूजीसी का कॉन्सेप्ट इन्हीं की अध्यक्षता के बाद भारत में अस्तित्व में आया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का नाम आपने सुना होगा, बार बार चर्चा में रहता है। काम क्या है? मान्यता देना, राष्ट्र के स्कूलों को, राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों को, मतलब कॉलेजों को, नेशनल कॉलेजों को, और अनुदान भी देता है, सहायता भी देता है, मान्यता भी देता है। 1953 में भारत सरकार ने महसूस किया कि नहीं, शिक्षा जगत में कुछ और बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर अब 1953 में भारत सरकार ने एक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु फिर से एक आयोग का गठन किया। उसका नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग। कई बार किताबों में आपको सीधा सीधा मुदालियर आयोग मिल जाएगा। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग, कि मुदालियर आयोग का गठन किया गया। उच्च शिक्षा में हो गया 48 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1953 में माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु मुदालियर आयोग। 1964 में एक अगला गठन भारत सरकार ने किया प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। क्या बच्चा? प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक फिर से कमेटी का गठन किया गया, कोठारी कमेटी, कि कोठारी कमेटी का गठन किया गया। और इसी कोठारी कमेटी की रिपोर्ट पर 1968 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति की घोषणा करी गई। 1968 में भारत में
पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करी गई 1968 में, कि 1968 में इसकी घोषणा करी गई। 1968 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करी गई और इसी नीति की जब घोषणा करी गई तब क्या कहा गया? यही कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। बच्चा स्कूल तो जाता है, झोला उठा के घर भाग जाता है समय से पहले, उसका ठहराव होना चाहिए। अब संरचनात्मक सुधार होने चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। कुल जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर में सरकार खर्च करेगी। ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बताया गया था। लेकिन 1968 में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें कुछ कमियां रह गई, कुछ समस्या आ गई। जो बातें बताई गई उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो 1968 के अंदर शिक्षा नीति आई उसमें कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, कुछ समस्याएं रह गई, कुछ बातें अधूरी रह गई। तो फिर क्या सोचा कि इन कमियों को दूर करने के लिए जीवन में जो दुख हैं उनको समाप्त करने के लिए संशोधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। और इसी संशोधन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1986 में राजीव गांधी के समय में भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई। पहली कब आई थी? 1968 में। दूसरी 1986 के अंदर भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई कि भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में कर दी गई। पहला 1968, दूसरा 1986 में इसकी उद्घोषणा कर दी गई। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। जो पहली थी उसमें जो कमियां थी उनको दूर किया गया। इसमें क्या कहा गया? सभी वर्गों के बच्चे आएंगे, SC ST महिला छात्र, महिला बच्चे वो भी आएंगे, उनको लाया जाएगा। स्कूल में बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा, इसमें कहा गया था। किसमें कहा गया था? हाँ, 1986 या दूसरी बार जब राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। क्लियर हो? ये बातें कही गई। लेकिन फिर वही बात है, भारत में आदमी पढ़ाने से ज़्यादा व्यापार पर ध्यान देता है। मेरे लाल, मैं अभी चल रहा हूँ, तू भी आ जा, कुछ काम कर लेंगे। तो ये शिक्षा नीति आई, लेकिन इसमें भी जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हो पा रहा था। आपने मिड डे मील का भी नाम सुना होगा। किसका नाम? मिड डे मील का भी नाम सुना होगा। आइए इसके बारे में भी 1 मिनट में आपको जानकारी दे देते हैं जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। मिड डे मील की अगर आप बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिड डे मील ब्रिटिश काल में 1925 में मद्रास के अंदर नगर निगम के अंदर वंचित और गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना को शुरुआत किया गया था। आजाद हुआ जब भारत, तमिलनाडु, मोदी जी कहां गए, गुजरात, केरल, यहां पर भी शुरू किया गया मिड डे मील की योजना कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मिड डे मील योजना आजादी के बाद भी कई राज्यों में आई और बाद में पता चला कि ये जिन जिन राज्यों की सरकार इनको लेकर के आई, उन राज्यों में बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठहराव बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ी। सरकार ने सोचा यार पॉलिसी बढ़िया है, क्यों ना इसी को आगे बढ़ा दिया जाए। 1995 में मिड डे मील योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। किसको? फिलहाल इतना बहुत है,
रेगुलर की कक्षाओं में पढ़ेंगे इससे ज़्यादा। पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति, तब भी कुछ ना कुछ कमियां खामियां फलाना ढिमका बना था। अब फिर से परिवर्तन मोदी सरकार के दौर में 34 वर्षों के पश्चात। बोर्ड पर ध्यान देना, पहले ही कहा था 90% डाटा एक जगह नहीं मिलेगा बेटा, बोर्ड पर ध्यान दो। पहली बार 1968 में शिक्षा नीति की घोषणा, दूसरी 1986 में, और इसके 34 वर्षों के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आ गया। कब आया? 2020 में। मतलब भारत के अंदर शिक्षा नीति में यह तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन था। कौन सा बच्चा? 2020 का। इससे पहले 1986 और इससे पहले 1968 में। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। समय कम है, डाटा ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। आपको बता दें अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इसको लाया गया। नंबर 2, जो पहले का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था 10+2 का जो फॉर्मेट चला आ रहा था उसको खत्म कर दिया गया और 10+2 का जो फॉर्मेट था इसको खत्म कर दिया। कहा ये जीवन में दुख दे रहा है, इसके बदले नया फॉर्मेट लाओ। तो वहां से शुरू हुआ 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट। किसके अंदर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 5 का मतलब क्या है? प्री प्राइमरी के 5 साल, प्री प्राइमरी के पहले 3 वर्ष, उसके बाद पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5 वर्ष यहां पर, 2 सेकंड क्लास तक हो गया, फिर 3rd 4th 5th इसमें, फिर 6th 7th 8th इसमें, फिर 9th to 12th 4th फॉर्मेट में आ जाएगा, 9th 11th आगे, 9th 10th 11th 12th। बहुत सारी जानकारियां और भी हैं। इसके आगे सुनिए क्या हुआ। इसके साथ साथ आपको और एक बात बता दें, अभी तक क्या होता था कि अगर आर्ट साइड का स्टूडेंट है तो बायो नहीं पढ़ सकता, बायो साइंस का है, स्ट्रीम सिस्टम जिसे आप कहते हैं, वो भी तो चल रहा था, तो उसको खत्म कर दिया गया। एक ये चल रहा था भाई नंबर अगर कम आएंगे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कहा कोई बात नहीं, 12th आप आराम से करिए, आनंद से करिए, नंबर कम आएगा कोई बात नहीं। कहा क्यों? कहा जब कॉलेज में एडमिशन लेना होगा आपको तो उसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, कैट का एग्जाम देना होगा। 12th के नंबर प्लस कैट का एग्जाम, जितने मार्क्स आएंगे टोटल कर दिया जाएगा और आपके नंबरों में बढ़ोतरी, परसेंटेज में बढ़ोतरी और बेहतर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज है। इसको हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय का भी अभाव है। अगली 2 से 3 लाइन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है इसको 360 डिग्री के एंगल की संज्ञा दी जाती है। मतलब क्या है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको 360 डिग्री भी कहा जाता है। जो बच्चा होगा उसकी जब मार्कशीट तैयार होगी, मनीष शर्मा ने मार्कशीट जब तैयार होगी तो 360 डिग्री के एंगल से उसका अवलोकन किया जाएगा। बच्चे का कॉमन सेंस कितना है, बच्चे का व्यवहार कितना है, बच्चा कैसा पढ़ता है, क्लास में उसका व्यवहार कैसा है। उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे की मार्कशीट तैयार होगी। मतलब 360 डिग्री के एंगल पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चे का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की भी संज्ञा दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा। क्या बच्चा? मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट।
ये क्या है, ये क्या है? मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट क्या है? पहले क्या होता था, कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है, 1 साल हो गया, किसी भी कारण कॉलेज छूट गया, 1 साल हो गया, किसी भी कारण कॉलेज छूट गया, नहीं पढ़ पा रहा है, कॉलेज छूट गया, 1 साल लेकिन दे दिए, कुछ मिला ही नहीं, जीवन में दुख आ जाता है। अब ऐसा नहीं है, अब कॉलेज का लाइफ सिलेबस 3 और 4 वर्ष के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। अब कोई बच्चा अगर 1 साल भी कॉलेज गया तो उसका वर्ष, उसका समय खराब नहीं होगा। 1 साल गया, उसको सर्टिफिकेट देगी यूनिवर्सिटी। 2 साल गया, 1 साल गया, छूट गया क्लास, स्कूल छूट गया, नाम कट गया, नहीं पढ़ पाया, तब भी उसको 1 साल पर उसको यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देगी। 2 वर्ष बाद छूटा तो 1 साल पर सर्टिफिकेट, और 1 साल और हो गया तो डिप्लोमा भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 वर्ष कर लिए तो डिग्री भी दी जाएगी, और 4 वर्ष कर लिए तो डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, और इसके साथ साथ जो जिस क्षेत्र में उसने विशेष विषयों को लिया होगा उसने प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट के नाम से इसमें ये व्यवस्था करी गई। और भी बहुत सारी चीजें इनके लिए आप देखते हैं, करंट अपडेट करना बहुत जरूरी है। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल एजुकेशन के अंदर लाया गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज ऑफ शेयरिंग ऐप। शगुन पोर्टल, भारत के लगभग 15 लाख स्कूलों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर रोक दिया। शगुन पोर्टल भारत में या विश्व में अभी तक का एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पोर्टल है। ये 15 लाख स्कूल जुड़े हुए हैं शगुन पोर्टल पर। स्कूल से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। सभी जानकारी, सुझाव, माता पिता को हर प्रकार की जानकारी, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी शगुन पोर्टल पर। दीक्षा पोर्टल शुरुआत 2017 में किया गया। शगुन पोर्टल 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 2017 में आया, 2019 में लॉकडाउन लग गया, इसका महत्व बढ़ गया। किसका? दीक्षा पोर्टल का। इस पोर्टल के माध्यम से एनसीईआरटी इसको कवर करता है। सारी आपकी किताबें, सारी पुस्तकें, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की भी पुस्तकें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर आपको उपलब्ध करवाई गई हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया, जहां तक पढ़ा, जितना पढ़ा, जब पढ़ा, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस पोर्टल पर। 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार कार्यक्रम शुरू किया गया था। 18 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उसमें हाईलाइट किया गया। उसमें देखिए नाम क्या है, राष्ट्रीय आविष्कार कार्यक्रम। मतलब यही है कि बच्चों में तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और भी बहुत सारी योजनाएं और पोर्टल भारत सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। आपको जो भी 8 से 10 मिनट में जितनी जानकारी दी गई, हमने पहले ही आपको बता दिया था, जितनी जानकारी दी जाएंगी आपको मेरे माध्यम से अपने विषय के अंदर 90% वो जानकारी आपको एक ही जगह उपलब्ध नहीं हो पाएगी। आज के इस वीडियो में आप सभी को मेरा नमस्कार।